हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज ये बीपीएससी का सेट 2 है। इसमें हम 50 क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ज़रूरी देखें इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ। क्वेश्चन पहला है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे। तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे। तो बी आर अम्बेडकर जी ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। कब की थी? 1956 में। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में हुई थी। तो खिलाफत कमेटी की सभा कहाँ हुई थी, ये क्वेश्चन है। खिलाफत कमेटी की सभा कहाँ हुई थी जिसमें कहा गया कि गांधी जी से कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कीजिए। तो ये इलाहाबाद में हुई थी। कब हुई थी? तो 1920 ईस्वी में हुई थी। तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है कि कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे। होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे। ए तो जानते हैं हम लोग जैसा कि होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बेसेंट ने की थी। बाल गंगाधर तिलक की जो होम रूल लीग थी वो अप्रैल 1916 में थी। उन्होंने मुंबई में स्थापना की थी इसकी। जबकि एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग था इसकी स्थापना नवंबर नवंबर 1916 में मद्रास में किया था इन्होंने। ठीक है, तो ये दोनों तो होम रूल लीग से हो गए। एस सुब्रमण्यम अय्यर जो है, एच सुब्रमण्यम अय्यर बेसिकली एनी बेसेंट के होम रूल लीग से जुड़े हुए थे और मद्रास में इनको प्रेसिडेंट का पद दिया गया था ये होम रूल लीग का। एच एस अलकॉट कौन है? तो एच एस अलकॉट बेसिकली 1875 ईस्वी में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी था, उसके सह संस्थापक थे। संस्थापक कौन थे? संस्थापक एच पी ब्लावत्स्की, एच एस अलकॉट प्लस एच पी ब्लावत्स्की और एच एस अलकॉट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। कहाँ किया था स्थापना? तो थी न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में किया गया था। सॉरी, न्यूयॉर्क में किया गया था। और ये जो एच पी ब्लावत्स्की और एच एस अलकॉट जो 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किए थे, वो फिर कहाँ आ गया? तो 1882 ईस्वी में, 7 साल बाद 1882 ईस्वी में इन्होंने इसका मुख्यालय कहाँ बनाया? तो मद्रास में बनाया। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो होम रूल लीग से कौन नहीं हो गए? एच एस अलकॉट रिलेटेड नहीं हो गए। अगला क्वेश्चन है कि नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे। जब नोआखली घटना घट रही थी तो उस समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे। तो देखिए, प्यारे लाल जो थे महात्मा गांधी के निजी सचिव रहे थे उस समय। अब नोआखली घटना पर प्रकाश डालते हैं। तो नोआखली घटना कब घटी? तो ये घटना घटी है नवंबर 1946 ईस्वी में। नवंबर 1946 ईस्वी में नोआखली घटना घटी। और उस घटना में हुआ क्या था, जो चीज़ याद रखना है कि जब ये डिसाइड हो गया कि अब ठीक है, अब जो है पाकिस्तान बनेगा, और मतलब एक्चुअली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन ले
डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की 16 अगस्त 1946 को। और उसी के जिन्ना के इस कॉल पे मुस्लिम और हिंदुओं में राइट छिड़ गया। और उसमें क्या था कि मुस्लिम लोग बोलने लगे कि हमें एक अलग देश की मांग, मतलब अलग देश चाहिए। तो उसी को लेके नोआखली जो बांग्लादेश में है अभी, वर्तमान उस समय बंगाल में था। बंगाल में क्या हो गया, पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम राइट छिड़ गया। और उस राइट में क्या हुआ कि नोआखली पे बहुत ही भीषण और बहुत ही बुरा हाल था। तो उसको शांत कराने के लिए महात्मा गांधी गए थे। तो उसमें जो है उनके निजी सचिव कौन थे, प्यारेलाल थे। 5वां नंबर क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के सफलता के बाद महात्मा गांधी जी ने महत्व दिया। तो महात्मा गांधी जी ये बात सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 में शुरू किए थे, इसमें वो ये चीज समझ गए। क्या चीज समझ गए कि रचनात्मक जो भारत में जो एकता की कमी है, भारत में हिंदू मुस्लिम एकता की कमी है, भारत में बेसिकली जो SC ST के लोग थे और जो वो अलग ही चुनाव की मांग करते थे, सांप्रदायिक पंचायत की मांग करते थे। तो वो सब एकता की कमी को देखते हुए महात्मा गांधी जी जो है रचनात्मक कार्यों को ज्यादा महत्व देते हैं। ठीक है। आपके सामने एक छठा क्वेश्चन है कि बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। आनंद मठ जिससे वंदे मातरम को लिया गया है वो भी बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। देवी चौधरानी भी बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। जबकि पोस्ट मास्टर बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना न होकर रविन्द्रनाथ टैगोर की है। रविन्द्रनाथ की है। ठीक है। चलिए, तो इसको याद रखना है। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की दिया जाए भारतीयों को। तो ये किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। चलिए, 8वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था। तो हम लोग सभी जानते हैं कि 1296 वो साल था जब अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर के नेतृत्व में दक्षिण को विजय करने के लिए भेजा था। ठीक है। मलिक कफूर के नेतृत्व में दक्षिण को विजित करने के लिए इसको भेजा था कि जाओ दक्षिण विजित करके आओ। और मलिक कफूर के नेतृत्व में सबसे पहले इन्होंने कहाँ आक्रमण किया, तो देवगिरी। देवगिरी के जो यादवों थे, यादवों पर आक्रमण किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए, 9वां नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है। रंपा विद्रोह, रंपा विद्रोह से कौन सा व्यक्ति संबंधित है। तो अल्लूरी सीताराम रजू हैं जो रंपा विद्रोह से संबंधित हैं। और ये रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो 1922 से 24 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था। कहाँ हुआ था, तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का जो गोदावरी का क्षेत्र है वहाँ रंपा विद्रोह हुआ था। ठीक है। और रंपा विद्रोह में बेसिकली आदिवासी लोगों का शोषण करते थे लोग। तो जो अल्लूरी सीताराम राजू हैं अंग्रेजों के खिलाफ, साहूकारों के खिलाफ एकजुट हुए थे। ठीक है। और अल्लूरी सीताराम राजू को एक उपनाम भी है। उपनाम क्या है, जंगलों का नायक। इनको मानियम बिरुडू के नाम से भी जाना जाता है। मानियम बिरुडू। जंगलों का नायक कहा जाता है इनको। जंगलों का नायक के नाम से इनको जाना जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी। तो हम लोग सब जानते हैं पागल पंथ की स्थापना करम शाह ने की थी। कब की थी, तो 1913 ईस्वी में पागलपंथ की स्थापना की गई थी, करम शाह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पानीपत के युद्ध के में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था। तो हम लोग जानते हैं कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, कभी कभी डेट भी पूछता है पानीपत के युद्ध का। तो 21 अप्रैल, पानीपत का जो प्रथम युद्ध था किसके किसके बीच में हुआ था, तो कब हुआ था, तो डेट याद रखना है। डेट याद रखना है, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था, तो जो अपना बाबर आया था पहली बार, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। इसको थोड़ा इधर मैं बता देता हूँ। फर्स्ट वॉर जो है वो किसके, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर एक तरफ था
और वर्सेस इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी हारा कौन? इब्राहिम लोदी हार गया, बाबर जीत गया और इस तरह से मुगल वंश की स्थापना किया हुआ। दूसरा जो सेकंड बैटल था, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, वो किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो सेकेंड बैटल लड़ा कब गया था? तो 1526 से हो गया, वो 1556 हो जाएगा, और नवंबर में लड़ा गया था। तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया था। और किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो अकबर छोटा था, अकबर का जो सेनापति बैरम खान था वर्सेस हेमू के बीच में। हेमू के बीच में क्या हुआ? हेमू हाथी पे बैठा हुआ था, इसको तीर लग गया आंख में, हेमू मर गया या पकड़ा गया, अकबर विजित हुआ। फिर जो तीसरा बैटल ऑफ पानीपत है, कहाँ लिखे हैं? तीसरा बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ा गया था? तो जनवरी में लड़ा गया था, जनवरी 1761 में। कितने जनवरी को? तो 14 जनवरी। 14 जनवरी 1761 ईस्वी को तीसरा बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया था। और ये किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो एक तरफ मराठा थे वर्सेस मराठा और अहमद शाह अब्दाली। अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। ये अफगानी था और अहमद शाह अब्दाली जीत गया, और इस तरह से मराठा का पतन होते चला गया और अंग्रेज फिर हावी हो गए यहाँ। तो हम लोग देख सकते हैं कि पानीपत के युद्ध में बाबर को जीतने का मुख्य कारण क्या था? तो उसकी घुड़सवारी सेना, उसकी सैन्य कुशलता और तुगलमा पद्धति से वो युद्ध करता था, इसलिए वो इस युद्ध को जीत गया था। 12 नंबर क्वेश्चन ये है कि मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सक्रिय राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो सक्रिय राजवंश की स्थापना जौनपुर में 1394 ईस्वी में मलिक उल सर्क ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के सावधान प्राप्त हुए हैं। तो जारवी संस्कृति से सबसे ज्यादा बच्चों के सावधान प्राप्त हुए हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक रहा है? तो हम लोग जानते हैं कि गुप्तों का योगदान भागवत संप्रदाय में अधिक रहा है। कैसे अधिक रहा है? तो विष्णु का जो गरुड़ है, वाहन गरुड़, इनका क्या था? प्रतीक चिन्ह था, प्रतीक चिन्ह गरुड़ था। दूसरा, जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, समुद्रगुप्त है, वो परम भागवत की उपाधि भी धारण करते हैं। ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि गुप्त शासक भागवत संप्रदाय से बहुत ही प्रेरित थे। 15 नंबर क्वेश्चन है कि धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? तो धमेक स्तूप हम लोग जानते हैं कि सारनाथ वाराणसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो देखिए, खलीफा के अधिकारों का विरोध मोहम्मद बिन तुगलक ने भी किया था और अलाउद्दीन खिलजी भी किया था। लेकिन जो सबसे ज्यादा और जो सबसे पहले खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था वो अलाउद्दीन खिलजी थे। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ही वो शासक है जिसने खलीफा के अधिकारों को मानने से इनकार कर दिया था। जबकि इसका जो बेटा था मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित कर लिया था। मुबारक शाह खिलजी ने मुबारक शाह खिलजी अपने आप को खलीफा घोषित कर लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा महासागर अलग करता है? तो यूरोप को उत्तरी अमेरिका से अलग उत्तरी अटलांटिक महासागर करता है। और मुबारक शाह खिलजी अपने आप को ही खलीफा घोषित कर लेता है। तो ये कभी कभी पूछता है कि कौन सा ऐसा शासक था दिल्ली सल्तनत का जिसने अपने आप को ही खलीफा घोषित कर लिया था? तो मुबारक शाह खिलजी। जबकि खलीफाओं का विरोध किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है। तो भावर क्षेत्र एक्चुअली है क्या? देखिए, भावर क्षेत्र को मैं आप सबको दिखाता हूँ। ये है अपना प्यारा भारत, और भावर क्षेत्र जो ए एरिया है जो हिमालय के जस्ट नज़दीक है, तो वहाँ क्या होता है कि जब आप देखिएगा तो ये वाइट वाइट एरिया हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वहाँ बहुत ही ज़्यादा रेत, नदियों के कटाव के कारण रेत, ये सब पत्थर छोटे छोटे रहते हैं, तो इसलिए इनको भावर क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ वही क्वेश्चन है कि शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र किसका उदाहरण है? तो हम कहेंगे कि ये जो गिरिपद स्थिति, अर्थात गिरि मतलब पर्वत, पर्वत की जो निचली पार्ट है उसका हिस्सा है।
19 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है ना। तो क्षुद्र ग्रह, ग्रह, धूमकेतु ये सब तो सौर परिवार का हिस्सा होता है, जबकि निहारिका इसका हिस्सा नहीं है। 20 नंबर क्वेश्चन है मिलान करना है। आर्टिकल 26 किससे रिलेटेड है? तो हम लोग जानते हैं कि 25 से लेकर 28 तक जो है धार्मिक कार्यों से, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है, और ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। तो ये धार्मिक कार्यों के प्रबंधन से हो जाएगा। अनुच्छेद 40 क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि डीपीएसपी का पार्ट है और राज्य का कर्तव्य है कि वो ग्राम पंचायतों का गठन करे अपने राज्य में। अनुच्छेद 98 क्या है? तो ये संसद सचिवालय से संबंधित है। प्रत्येक विभाग का अपना एक सचिवालय होगा, ऐसा कहा जाता है। और अपना लास्ट अनुच्छेद 239 क्या है? तो संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो इस चीज को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय निकायों पर नियंत्रण नहीं होता है। देखिए, स्थानीय निकाय ग्राम पंचायतों को कहते हैं, नगर पालिका को कहते हैं। तो नागरिकों की शिकायतों को लेके उनका क्या नियंत्रण रहेगा, जबकि आर्थिक मामलों में, कार्मिक मामलों में, विधि निर्माण में उनका पूर्ण कंट्रोल होता है। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मौलिक अधिकारों पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। तो सही है, भाग 3 यूएसए के फंडामेंटल राइट्स जो है, मौलिक अधिकार है, कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। दूसरा है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। तो ये भी बात सही है। स्वतंत्र जीवन की स्वतंत्रता से संबंधित जितने अधिकार हैं वो आर्टिकल 21 में आता है। ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है। तो क्या हमारा संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है? ये बात क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पूर्ण संघीय ना होके संघ ही से संघ नहीं है, इसमें राज्य की भी तो हिस्सेदारी है, राज्य की भी तो भागीदारी है। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय न होके अर्ध संघीय संविधान है, जिसमें राज्यों की भी भागीदारी है। और डी नंबर है, भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकार को हटाया जा सकता है। तो क्या भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकार को हटाया जा सकता है? नहीं, कभी भी नहीं। फंडामेंटल राइट्स को कभी भी नहीं हटाया जा सकता है। आर्टिकल 358 यही कहता है कि यदि बहुत ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाती है तो वैसी सिचुएशन में राष्ट्रपति चाहे तो आर्टिकल 19 के तहत जो स्वतंत्रता का अधिकार है और 6 जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, 6 क्लाउज दिए गए हैं 19 के तहत, कि कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी बच सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, उसको खारिज किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है। लेकिन 20, 21 इन सब को नहीं हटाया जा सकता है। तो मूलभूत अधिकारों को हटाना संभव नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा गलत। इसमें गलत पूछ रहा था तो 2 गलत हो जाएगा, सी और डी। सम्मान के साथ मरने का अधिकार आर्टिकल 21 में वर्णित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहा 23वां आपके सामने कि वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वां जो संशोधन का संबंध है वो किससे है? तो देखिए 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ था, जिसमें सहकारी संस्थानों के गठन और कार्य संचालन को भाग 9B के तहत जोड़ा गया है। तो हम लोग जानते हैं कि भाग 9 में पंचायत है, 9A में नगर पालिका है, 9B में सहकारी संस्थान है। ठीक है। 24वां क्वेश्चन है कि भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान कानून कब पारित किया गया? तो हम लोग जानते हैं कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, जिसमें पंचायत को लाया गया। लेकिन पंचायत का प्रावधान कहाँ कर रहा है? अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार, अनुसूचित क्षेत्रों तक इसका विस्तार 1996 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत प्रोजाय, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, पीडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल डिस्पोजेबल, खुद जो डिस्पोज कर सके, इनकम एक है। क्या है? देखिए इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो काट कूट के मिले, जो आपकी कुल आय है उसमें से जितना भी आप खर्चा करते हैं वो सब का भुगतान करके जो आपके पास बचता है उसको पीडीआई अर्थात पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की श्रेणी में रखते हैं। पीडीआई में क्या हो जाएगा कि आप कितना कमाते हैं भाई, व्यक्तिगत आय कितना है आपका, उसमें से आप टैक्स देते हैं तो यहाँ दे देते हैं, और जो बिना इधर उधर बिजली भुगतान, ये भुगतान वो भुगतान करते हैं, उस सबको घटा दीजिए, तो जो बचेगा वो पीडीआई हो गया, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम।
26 नंबर है, शरीर के संपर्क में आने पर स्पृष्ट ठंडा क्यों लगता है? तो देखिए स्पृष्ट जैसे ही वायु के कांटेक्ट में आता है, शरीर के कांटेक्ट में आता है, वो वाष्पित हो जाता है और वाष्पन जहां होगा वहां ठंडा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, जब जल जलवाष्प में परिवर्तित होता है तो क्या होता है? तो जब जल जलवाष्प में परिवर्तित होगा तब वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा क्या होगा? जल में प्रवाहित हो जाएगा। वातावरण का जो ऊष्मा है वो जल में जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि जब हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का प्रतिशत ग्रहण करते हैं उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। मतलब जब फोटोसिंथेसिस होता है तो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना % ऊर्जा जो है हरे पौधा ले लेता है? तो देखिए सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का मात्र 1% ऊर्जा ही हरा पौधा यूज करता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कुछ धातु है और उससे संबंधित रोग है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आर्सेनिक, जब पानी वानी में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाती है तो फेफड़े के कैंसर होने का डर बना रहता है। कैडमियम, कैडमियम से क्या होता है? कैडमियम यदि अब ज़्यादा पानी में यदि कैडमियम की मात्रा बढ़ जाती है तो वैसे सिचुएशन में हड्डी कमजोर हो जाता है। लोग जानते हैं कि हड्डी कमजोर हो गया क्यों? क्योंकि कैडमियम ज़्यादा है पानी में। पीवीसी जिसको पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं, यदि पीवीसी ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पीवीसी समझिए कि एक तरह का प्लास्टिक जैसा कोई छोटा छोटा पार्ट्स होता है, तो पीवीसी यदि ज़्यादा होगा तो पॉलीविनाइल क्लोराइड की सिचुएशन में श्वसन संबंधी समस्या आ जाएगा। और बेरियम की स्थिति में मस्तिष्क में सूजन या मस्तिष्क का जो बीमारी है वो बेरियम की स्थिति में आता है। तो याद रखना है, आर्सेनिक से फेफड़े का कैंसर, कैडमियम से हड्डियों की कमजोरी, पॉलीविनाइल क्लोराइड से श्वसन संबंधी समस्या और बेरियम से मस्तिष्क सूजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? देखिए ये चीजें याद करने वाली है कि एसिड और एल्कोहल का रिएक्शन होगा तो हमेशा एस्टर बनेगा और इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? एस्टरीकरण कहते हैं। ये जो प्रोसेस है इसको क्या कहते हैं? एस्टरीकरण कहते हैं। चलिए इस अभिक्रिया को करवाते हैं। एसिड में एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? तो CH3COOH। तो अपना CH3COOH रिएक्शन करने वाला है किससे? एथिल अल्कोहल से, C2H5OH हो जाएगा। एथिल अल्कोहल बोले तो C2H5OH से रिएक्शन करने वाला है। किसकी उपस्थिति में? तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है। ठीक है, तो वैसी सिचुएशन में क्या होगा? तो देखिए एक तरफ है एसिड, एक तरफ है एल्कोहल। तो एसिड और एल्कोहल जब रिएक्शन करता है तो 12th में पढ़ना है, ये एस्टर का निर्माण करता है। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? CH3, तो CH3 रह जाएगा, ये बनाएगा CH3, तो CH3 रह गया। उसके बाद ये बनाएगा COO C2H5 और इधर जो यहाँ पे जो OH है वो निकल के क्या बन जाएगा? वाटर। और ये क्या कहलाएगा? एथिल एस्टर। तो यही प्रक्रिया एस्टरीकरण कहलाता है। याद रखना है, एस्टर का निर्माण होता है जब एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट के में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। तो देखिए ग्रेफाइट एक अधातु है और अधातु में हमेशा सहसंयोजी बंधन पाया जाता है। ठीक है, आयनिक बंधन धातु में और अधातु में सहसंयोजिक बंधन। 32 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा है कि यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने से संबंधित है? तो जहां गाड़ियां चलती है और उससे जो व्हाइट कलर का, भूरे कलर का जो वायु निकलता है, वो गैस निकलता है, वो क्यों क्या रहता है? वो सल्फर डाइऑक्साइड रहता है। चलिए नेक्स्ट है कि किस प्रकार के उत्तक से मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है? तो हम लोग जानते हैं कि उपकला उत्तक, उपकला उत्तक जो है ग्रंथि के निर्माण में सहायक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? तो देखिए घातक, इससे भी हम समझ सकते हैं घातक है और लाइसोजाइम है तो क्या करेगा? प्रतिजीवाणु कारक के रूप में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
35 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में रंध्र का खुलना एवं बंद होना किस पे निर्भर करेगा। तो पौधों में रंध्र का खुलना और बंद होना स्फीति दाब पे निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन फूल का एक अंश या भाग है। तो हम लोग जानते हैं फूल का अंश या भाग कौन है, स्त्री केसर फूल का अंश और भाग है। सफेद फोरस के रिगार्डिंग 37 नंबर क्वेश्चन है कि क्या एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में होता है। तो ये बात सही है, विषैला पदार्थ है, हथियार बनाने में सफेद फोरस का यूज होता है। दूसरा, यह अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर खुद जल जाता है, तो इसीलिए तो इसका उपयोग रासायनिक हथियारों में होता है। तो ये दोनों सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 ये आपके सामने रहा कि सामान्य ठंड में कौन नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है। नासिका संकुलन बोले तो नाक के खुलने के लिए, अन्य चीजों के लिए उत्तरदायी है। तो इसमें से एक केमिकल्स पाया जाता है, रसायन है हिस्टामिन। हिस्टामिन का काम क्या है कि पाचन में मदद करेगा। ठंड बहुत ज़्यादा है तो नाक के खुलने के लिए या बंद होने के लिए उत्तरदायी है ना। और मस्तिष्क के कार्यों को भी कुछ हिस्टामिन कंट्रोल करता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रसायन है। 39 नंबर, केंद्रिका कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है। तो जो कोशिका में कोशिकांग अंतर्द्रव्य जलिका पाया जाता है वो केंद्रिका कला का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 40 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि लसिका एवं रुधिर किस ऊतक के लिए उदाहरण है। तो देखिए, रुधिर बोले तो ब्लड हम जाते हैं कि संयोजी ऊतक है, संयोजी तो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। अब ये लोग काम क्या करता है, तो ऑक्सीजन को इधर से उधर ले जाने का काम करता है, लसिका प्रोटीन से सबको ले जाता है। तो इसके लिए ये कौन सा ऊतक हो जाएगा, संवहनीय ऊतक हो जाएगा। संवहन का काम करता है, ढोने का काम करता है, इसलिए संवहनीय ऊतक है। चलिए 41 नंबर है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में खुला बाजार से क्या समझते हैं। खुला बाजार उस सिचुएशन को कहते हैं जब आरबीआई खुद ही सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने का काम करने लगे, तो खुला बाजार परिचालन करेंगे उसको। 42, पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश के लिए किस समिति ने, मतलब कौन सी समिति आई थी। तो देखिए, पूंजी खाता में परिवर्तन करने के लिए 1997 में तारोपुर समिति का गठन किया गया था और इसने कुछ रिकमेंडेशन दिया। रिकमेंडेशन क्या दिया कि आप अपना राजकोषीय घाटा 4% से कम रखिए, है ना, ज़्यादा मत बढ़ाइए उसको। राजकोषीय घाटा 2% से कम रखिए। राजकोषीय घाटा 2% से कम रखिए। मुद्रास्फीति 4% से ज़्यादा नहीं होने दीजिए। ये सब रिकमेंडेशन किसका था, तो ये सब रिकमेंडेशन 4% से ज़्यादा नहीं होने दीजिए, तारोपुर समिति का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने ये रहा कि भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाले विद्वान कौन थे। भूगोल किसने बताया कि भूगोल क्या है, एक मानव परिस्थितिकी है, मानव की परिस्थितिकी का ही अध्ययन भूगोल है। तो इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो इसके बारे में जिक्र एच बैरोथ साहब करते हैं, ये हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल का मतलब क्या है कि पारिस्थितिक रूप से गर्म स्थान है। तो देखिए, पश्चिमी हिमालय वाला गर्म रहता है, हिमालय वाला तो हमेशा ठंडा रहता है, हिमालय ठंडा रहेगा। पूर्वी घाट ठंडा क्षेत्र है, तो पश्चिमी घाट जो है वो एक उष्ण स्थल है ना, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। यहाँ क्या होता है, इसको AW कोडिंग से डिनोट किया जाता है, पूरे AW से। और जो गंगा का क्षेत्र है, गंगा का जो क्षेत्र है उसको CMW कि CWM ऐसे कुछ है, नहीं CWM नहीं है, CMW से डिनोट करते हैं। AW से पश्चिमी घाट को डिनोट किया जाता है। हाँ, आगे देखते हैं विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व संगीत दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है, और 21 जून को ही और क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय 21 जून को और क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल योगा डे। और इस बार 2025 का इंटरनेशनल योगा डे का थीम क्या था, योगा फॉर वन अर्थ
वन हेल्थ। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 46 नंबर की, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ स्थित है? तो समुद्र वाला जो पार्क है वो कच्छ में स्थित है, गुजरात के कच्छ जिले में। 47 है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान कहाँ है? तो जीव ना होके बल्कि मन है। स्वाद का वास्तविक स्थान जीव नहीं है, मन है। ये महात्मा गांधी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सबसे पहले 1922 ईस्वी में एसे डांगे ने किया था, श्रीपाद अमृत डांगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 ये रहा कि भैंसा सिंगी नामक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो भैंसा सिंगी नामक जनजाति जो है नागालैंड की जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एचडीपीई का पूरा नाम क्या है? तो हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन का यूज कहाँ किया जाता है? तो वो सब जो वाटर सप्लाई के लिए बड़ा बड़ा जो पाइप नहीं होता है प्लास्टिक का, उसका, या फिर कंस्ट्रक्शन वगैरह में जो पाइप होता है, या फिर कभी कभी क्या होता है कि जो अपना ये रखा रहता है टंकी, पानी टंकी, तो वो सब हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन एचडीपीई का ही बना रहता है। तो कैसा लगा आप लोग को सेशन, जरूर ही बताइएगा। थैंक यू।